अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक बच्चों। आज जो हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं ये आपके सिलेबस का एक सिनेरियो बेस एरिया है जहाँ पर सारी की सारी गेम आपने सिनेरियो रीड करने के बाद डालनी है। सिनेरियो तो आप बाद में रीड करेंगे, पहले ज़रा बात कर ले इस मॉडल के अंदर बातें हैं क्या क्या। आज के मॉडल का नाम है सॉट एनालिसिस। ये एक ऐसा मॉडल है कि कोई भी कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, एनपीवी कैलकुलेट करने से पहले एक सरसरी सा अंदाज़ा लगाती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या क्या थ्रेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इस मॉडल के दो हिस्से हैं। एक आपके पास इंटरनल है जिसमें आप स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक आपके पास एक्सटर्नल है जिसमें आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम है, ये भी आपको बताऊंगा कि हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है विद द नेम ऑफ पोर्टर 5 फोर्सेस और पेस्टल। अगर पेपर में पोर्टर 5 फोर्सेस या पेस्टल का भी सवाल आता है तब भी आप सॉर्ट का दूसरा वाला हिस्सा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस बात करती है कंपनी की रिसोर्सेज के बारे में, कंपनी की कैपेबिलिटीज़ के बारे में कि हमारी थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज और यूनिक रिसोर्सेज क्या हैं, याद होगा आपको। हमारी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज और थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज क्या, कॉम्पिटेंस क्या है, याद होगा आपको। ये इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बात कर रहा होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे क्या क्या इवेंट्स हैं जो हमारे लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं कि पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं। तीसरी बात, सबसे काम की बात, सॉट एनालिसिस टाइम डिपेंडेंट इवेंट होता है। तो अगर आपने किसी कंपनी के लिए कंपनी के हालात रीड करने के बाद, मार्केट को स्टडी करने के बाद अगर सॉट का एक डॉक्यूमेंट बना के मैनेजमेंट को दिया कि सर ये लीजिए, हमने आपका सॉट कर दिया है, ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, ये पॉसिबल थ्रेट्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी वीकनेसेस हैं, तो वो पर्चा अगले दिन ज़ाया भी हो सकता है। सर क्यों ज़ाया हो सकता है? बिकॉज वी ऑल नो कि सर इन्वायरमेंट इज एक्सट्रीमली अनसर्टेन, रोज़ कोई नया इवेंट हो रहा है। तो अगर अगले दिन रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाती है तो एक दिन पहले जो आपने सॉर्ट किया था उस सॉर्ट के अंदर आपको तो नहीं पता था कि वॉर होने वाली है। एक दिन बाद अगर इंडोनेशिया में सुनामी आ जाता है, जापान में सुनामी आ जाता है, तो एक दिन पहले तो आपको ये बात नहीं पता थी। तो ये जो नया इवेंट हुआ है और इट्स अ मैसिव इवेंट, जिसको हमारी ज़बान में नसीम निकोलस तालिब साहब ब्लैक स्वान इवेंट भी बोल रहे होते हैं, दिस विल रिजल्ट इन न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू थ्रेट्स। एंड प्लीज याद रखिएगा, अनलाइक पेस्ट विच इज अ जेनरिक मॉडल, सॉर्ट इज कंपनी स्पेसिफिक। तो एक इवेंट हर कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होता, ठीक है ना। ये हर कंपनी के लिए सेम इवेंट थ्रेट नहीं होता। कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक ही इवेंट जहां कुछ कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा होता है वहां कुछ कंपनी के लिए थ्रेट बन रहा होता है। अगेन अगर मैं आपको रशिया यूक्रेन वॉर की एग्जांपल दूं तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जहां पर ये रशिया के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट बन गया, उनकी ऑयल सेल्स के लिए थ्रेट बन गया, वहाँ ये यूरोप के लिए थ्रेट बन गया, क्योंकि यूरोप जाहिर सी बात है इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैस सप्लाई ऑफ फ्रॉम रशिया। वहाँ पर ये कतर और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। क्यों? क्योंकि यूएस ने यूरोप को एनर्जी का वादा किया हुआ था और वो एनर्जी उन्होंने उनको पूरी करवाई कतर के थ्रू कि आप अपना सारा एलएनजी जो है वो यूरोप भेजना स्टार्ट करें, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो दिस बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर कतर। एट द वेरी सेम टाइम जब कतर की कंपनीज गैस सप्लाई कर रही थी यूरोप को, तो पाकिस्तान को गैस थोड़ी महंगी मिलना स्टार्ट हो गई, हमारे लिए थ्रेट बन गया। इंडिया ने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया, उन्होंने रशिया से सस्ता ऑयल बाय किया, उसको मिक्स किया, रिफाइन करके, और रिफाइन करके वापसी वही ऑयल यूरोप को बेचना स्टार्ट कर दिया, ये बोल के कि अब क्योंकि रिफाइन तो हमने किया है तो ये यूरोपियन, ये रशियन ऑयल तो नहीं रहा, ये इंडियन ऑयल बन गया। और उन्होंने उससे पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट जो लास्ट न्यूज़ मैंने देखी थी इसमें कुछ 7-8 बिलियन डॉलर उन्होंने सेव किए थे। इनकम की बात नहीं कर रहा, 1.5 साल में जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है। तो याद रखें ये सॉट एनालिसिस में जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं ये वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं टेक कंपनीज की बात करूं तो टेक कंपनी कई सालों तक बैंकिंग वालों के लिए कस्टमर के तौर पे काम कर रही थी, बट रिसेंटली आपकी जो टेक जाइंट्स हैं, फेसबुक इज़ वन एग्जाम्पल, गूगल इज़ वन एग्जाम्पल, एप्पल इज़ वन एग्जाम्पल, अमेजॉन इज़ वन एग्जाम्पल, दे आर मोर लाइकली टू बिहेव एज अ बैंक। और बहुत सारे बैंक्स को अब एहसास होना स्टार्ट हुआ है कि बिकॉज ऑफ देयर कंज्यूमर रीच, बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम, बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज, दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग a banking company. They might not have a banking license, but they are acting more like a bank. Similarly, अगर मैं सिर्फ फेसबुक और अमेजोन की बात करूं तो गलत हो जाएगा। बहुत सारी और भी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर उनको एहसास हुआ कि सर सही है, हमारे पास थ्रेट तो है लेकिन हमारे पास पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी हैं। फॉर इंस्टेंस रिटेल जाइंट वॉलमार्ट, आपने नाम सुना होगा, उसने भी बैंकिंग फील्ड में बैंक्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। और हालांकि वो एक टेक कंपनी नहीं है, लेकिन क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, शॉपिंग बहुत बड़े स्केल पर होती है, तो बहुत सारे बैंक्स को एहसास हुआ कि यार ये तो हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है।
बट एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारे बैंक्स को जहाँ ये फील हुआ कि वो थ्रेट बन सकता है, बहुत सारे बैंक्स ने उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढना स्टार्ट कर दी कोलैबोरेशन की। फॉर इंस्टेंस एप्पल और जेपी मॉर्गन जो दो बड़े बैंक्स हैं, इन दोनों दो बड़ी जाइंट्स हैं, एक टेक जाइंट है, एक बैंकिंग जाइंट है, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करके जेपी मॉर्गन ने एक स्पेशल सेविंग अकाउंट ऑफर करना स्टार्ट कर दिया एप्पल के यूजर को। तो उनको एक बेनिफिट ये हो गया कि वो लोग जो पहले जेपी मॉर्गन का बैंक अकाउंट नहीं यूज करते थे, उन सबको उन्होंने जेपी मॉर्गन के अंदर इनवाइट कर लिया और एक ऐसी सर्विस लॉन्च की, एक ऐसा उन्होंने एक क्या कहना चाहिए डिपॉजिट रेट ऑफर किया एप्पल के कस्टमर्स को, जो अपने कस्टमर्स को भी वो ऑफर नहीं कर रहे थे। एप्पल को बेनिफिट ये हो गया कि उनको जेपी मॉर्गन की स्पेशलिटी मिल गई, जेपी मॉर्गन का बेनिफिट ये हो गया कि उनको एप्पल जैसे टेक जाइंट के साथ और उसकी इतनी बड़ी यूजर बेस के साथ एक्सक्लूसिव बैंकिंग ऑप्शन, बैंकिंग डील मिलना स्टार्ट हो गई। तो याद रखें, ये सिर्फ आपस में compete नहीं करते, ये आपस में कॉपरेट भी कर रहे होते हैं। लाइक मैनी ऑफ यू आर अवेयर, स्पेशली द आईफोन एंड आईपैड यूजर्स ऑफ आवर क्लास, कि आप जब इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो गूगल आपके पास एक डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है इन एप्पल डिवाइसेस, एंड गूगल इज पेइंग अ ह्यूज सम फॉर दिस प्रिविलेज। तो वहां पर ये आपस में कॉपरेट भी कर रहे होते हैं। तो अगेन काम की बात, नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कंपनीज, इट कुड बी अ थ्रेट फॉर सम, इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि सॉर्ट रोजमर्रा की बेस पे चेंज हो रहा है, सॉर्ट इज डायनेमिक इन नेचर, और सॉर्ट के अंदर हर अपॉर्चुनिटी हर कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हर कंपनी के लिए थ्रेट सेम नहीं है, हर कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस सेम नहीं है। फिर हमने ये भी आपको साथ में बताया कि ये डॉक्यूमेंट आप कंपनी के हालात और वाकयात को देख के जज करेंगे। और फिर हमने आखिरी बात ये भी बोली कि सॉर्ट का जो सेकंड कंपोनेंट है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, यू कैन यूज दैट कंपोनेंट along in conjunction with Porter 5 forces and pest analysis। ठीक है, तो ये वो लेक्चर्स हैं जहां पर आपने ये सारे टॉपिक पूरे करने के बाद ये बात दोबारा सुननी। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एंड दिस इज अ टिपिकल चार्ट। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फिक्स रहेगा हर केस में, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। मेरी आपको एडवाइस है कि जब आप रजिस्टर में चीज़ें, जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो रजिस्टर में एक चार्ट बना के इस तरह का अपने पास इन बातों को नोट कर लें, और जब जब आप नया सवाल करें तब तब आप इस चार्ट में वैल्यूज ऐड करते रहे, पॉइंट ऐड करते रहे, तो आपकी नॉलेज बेस जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन सॉर्ट के दो कंपोनेंट हैं, पहला स्ट्रेंथ और पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस आती हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। अब क्या क्या चीजें किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती है? नाउ ऑल ऑफ दीज पॉइंट आर पोटेंशियल क्यूज। आपने सिनेरियो में इन पॉइंट्स को देखना है और इनसे एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर देख रहे होंगे। सर अगर केस स्टडी में एग्जामिनर बोलता है वी हैव अ लॉयल कस्टमर बेस, तो लॉयल कस्टमर बेस हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है। एग्जांपल है एप्पल, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इससे पहले एप्पल अपनी लॉयल यूजर बेस को, फेसबुक अपनी लॉयल यूजर बेस को यूज कर रही है बैंकिंग सर्विस ऑफर करने के लिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। अगर आपकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अपनी पुरानी रेपुटेशन को यूज कर सकते हैं। IQ के केस में IQ ने पहले CFAP लॉन्च किया और उसके बाद वो कैफ में आना स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो PRC में आना स्टार्ट हुआ, वो अपनी ब्रांड वैल्यू को स्प्रेड कर रहा था। एप्पल के केस में उन्होंने पहले iPod लॉन्च किया विच वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, देन दे हैव लॉन्च iPhone, अनदर वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, देन दे लॉन्च अ वॉच, iWatch, एंड देन दे लॉन्च iPad। अब सुनने में आ रहा है कि वो गाड़ी भी लॉन्च कर रहे हैं, वो जो मर्जी लॉन्च करें, क्योंकि एप्पल की ब्रांड रेपुटेशन बिल्डअप हो गई है तो उनके लिए आसान है। सर तीसरा, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, अगर आपकी सर्विस बहुत यूनिक है, कोई और ये ऑफर नहीं कर रहा, दिस कुड ऑल्सो बिकम अ स्ट्रेंथ। लाइक कराची शहर के अंदर आगा खान हॉस्पिटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनके पैनल के ऊपर जितने डॉक्टर्स बैठते हैं वो किसी के पास नहीं है, आपको सारे स्पेशलिस्ट आगा खान के अंदर मिल जाएंगे। सो दिस इज अ वन स्टॉप शॉप। सिमिलरली उनके यूनिक प्रोडक्ट्स में जो उनका ब्लड टेस्टिंग का पूरा जो निज़ाम है, इट्स सो मच रिसिलियंट, इट्स सो मच एक्यूरेट कि आई हैव सीन मैनी डॉक्टर्स, शायद आपको भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस हुई हो, आई हैव सीन मैनी डॉक्टर्स ऑफ अदर हॉस्पिटल्स रिकमेंडिंग कि यार आप आगा खान से टेस्ट करवा के हमारे पास आएँ। तो दिस इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस, और अगेन अगर आप आगा खान चाह रहे हैं, दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर यू। सिमिलरली अगर आपकी टीम बहुत स्किल्ड है, हाईली मोटिवेटेड है, दिस कुड ऑल्सो बिकम अ स्ट्रेंथ। इन द केस ऑफ इंडिया, जहाँ पे वैसे ही गुर्बत है जिस तरह हमारे मुल्क में है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा हमसे अच्छे हैं, बट वो इंडियन जो ओवरसीज पहुंच रहे होते हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड दे आर वेरी लॉयल विद देयर होम बेस। उनके अंदर थोड़ा सा ये जज्बा आजकल के दिनों में हमारे मुकाबले ज़्यादा हुआ है। तो किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा एक एसेट होता है।
सेम काम जो मैंने आपको सेम एग्जाम्पल जो कंट्री के केस में थी, वो आप कंपनी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक कंपनी के लोग बड़े हाईली मोटिवेटेड है तो उस कंपनी को लेबर टर्नओवर का या एम्प्लॉय टर्नओवर का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनके लोग उनको छोड़ने के बाद भी उनको याद रखेंगे। सिमिलरली अगर आपकी मशीन, अगर आपकी वेबसाइट बहुत हाई क्वालिटी है, दिस कुड आल्सो बिकम अ स्ट्रेंथ, बट अगेन दीज आर पोटेंशियल क्यूज, यू आर सपोज टू फाइंड अ क्लू ऑफ देम इन द केस स्टडी। ये भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हम इन पॉइंट्स को ऐड करते जाएंगे, तो अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। अगले कंपोनेंट की बात करते हैं वीकनेसेस, जो कि बेसिकली इंटरनल का ही पार्ट है। हम किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में वीक हैं। मे बी वीकनेस ये हो सकती है कि वी डू नॉट हैव अ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैफ की स्टेज में हम सबका ही ये सबसे बड़ा जो है वो वीकनेस है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, आपका भाई बहुत बड़ा बिजनेस लॉन्च कर सकता है, लेकिन सर पैसे नहीं है। तो यार ये मसला कंपनीज को भी हो सकता है। सिमिलरली आपका स्टाफ डीमोटिवेटेड है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है, ये आपकी वीकनेस बन सकती है। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ना होने के बराबर है, प्रॉब्लम बन सकती है। अगेन अगर आपके कंपेटिटर की ऑनलाइन प्रेजेंस है और आपकी नहीं है, तो आपके पास वो थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस है ही नहीं, तो ये आपकी वीकनेस बन जाएगी। सिमिलरली अगर आपके कस्टमर आपसे खुश नहीं है एंड योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज लो, दिस कुड ऑल्सो बिकम अ वीकनेस। तो ये कुछ पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इसमें मजीद पॉइंट्स ऐड होंगे। अगर मैं अगले हिस्से की बात करूं एक्सटर्नल की, तो पहली बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज़ की। अगेन आपको केस स्टडी में ये देखना है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कहानी में ये लिखा हुआ है कि हम जिस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे जिस प्रोडक्ट रेंज में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस ग्रोइंग डिमांड को हम यूज़ कर सकते हैं, उस ग्रोइंग डिमांड को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई नया मार्केट सेगमेंट बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है, लोगों ने कोई नए अंदाज से पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिए हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपके लिए बेनिफिट है। आई कैन रिकॉल के सम ईयर्स अगो जब हमारे मुल्क में नया नया 3G 4G आया था, सो दिस न्यू टेक्नोलॉजी बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज लाइक यूबर, करीम, फूड पांडा, इनका तो बिजनेस जो है वो खुल गया। सिमिलरली आजकल जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आपने बड़ा एक बज़ वर्ड, हाइप वर्ड सुन लिया होगा, बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ भी कर रही हैं, तो ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सिमिलरली एक ऐसी मार्केट जो आपने पहले कभी यूज़ ना की हो, पहले कभी हिट ना किया हो, प्रीवियसली अनटैप मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उनको सामान बेच सकते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल थ्रेट्स के अंदर अगर डिमांड स्लो हो रही है, अगर कोई नया एंट्रेंट आ गया है, रिमेंबर पोर्टर 5 फोर्सेस, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और पुरानी वाली टेक्नोलॉजी वेस्ट हो रही है, अगेन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड इनफैक्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, मैं एक आर्टिकल ऐसे ही बीच में फ्री टाइम में पढ़ रहा था, तो बस मैं देख रहा था कि क्वालकॉम एक बहुत बड़ा जाइंट है एंड दे आर फेसिंग अ पोटेंशियल लॉस ऑफ $100 बिलियन, क्योंकि हुआवे वाले कोई अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं और वो क्वालकॉम जो है वो उनको जो सर्विस दे रहा है वो पुराने वाले के ऊपर दे रहा है। तो क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे सर्विस दे रहा है, तो उनको खौफ ये है कि हमारा प्रोडक्ट ज़ाया ना हो जाए। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी के साथ कोई ऐसा इवेंट हो गया है जिसमें आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है, दिस कुड बिकम अ पोटेंशियल थ्रेट, अगर आपने उसको सही से रेक्टिफाई नहीं किया, या गवर्नमेंट ने अगर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और वो पॉलिसी आपके बिजनेस प्रोडक्ट्स के साथ इन लाइन नहीं जा रही, देन दिस कुड ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये आपके पास एक ग्रिड है, अपना इसका पास चार्ट बना लीजिए। जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपने इन पॉइंट्स की तरफ जो है वो आंख रखनी है, और कुछ नए पॉइंट प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे, तो वो भी आपने अपने रजिस्टर में ऐड अप करने हैं। कुछ एग्जाम हैक्स, ये एग्जाम हैक क्या हैं सर? ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, अवॉइड कीजिएगा, और ये इतनी कॉमन है कि बिलीव मी आई हैव सीन एवरीवन डूइंग दिस। पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, सबसे ये गलती हो जाती है। ये गलती का थोड़ा ध्यान रखें, कोई दूसरी गलती करें ये मत करें। अगर ये 2 लेक्चर सुन के, ये पहले 2 हिस्से सुन के अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि केस स्टडी रीड करने के बाद आपको सिर्फ शॉर्ट के आंसर पॉइंट आउट करने होंगे, तो यू आर समवॉट राइट बट नॉट एब्सोल्युटली राइट। ऐसे सवाल भी आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे सवाल नहीं आते। आपके पेपर का नाम मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, तो क्योंकि आपने एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, तो याद रखें कि सिर्फ नाम रीड करके, इस कहानी में रीड करके सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट बताना वुड नॉट बी इनफ। आपको कुछ काम ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो अगर आप केस स्टडी में, ये 5 काम मैं आपको बता रहा हूँ आपने नहीं करने। पहला काम, अगर केस स्टडी के अंदर आप कोई ऐसी स्ट्रेंथ बता रहे हैं जो सवाल में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के साथ मैच नहीं करती, या आप उसकी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहे, तो ऐसी स्ट्रेंथ बताने में सिर्फ आप पेपर भर रहे हैं, उसका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जिसका आपने ध्यान करना है, ये मिस्टेक इस तरह की ना हो। आपने ये याद रखना है कि एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस जो होती है, कोर कॉम्पिटेंस वो जो है वो होती है, ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो यूज हो सकती है। तो सारी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होंगी। गोज विदाउट सेइंग,
सारी वीकनेसेस, सारी अपॉर्चुनिटी, सारी थ्रेड भी एक जैसी नहीं होंगी। सॉर्ट सिर्फ नाम बताता है, रैंकिंग नहीं करता। इट विल बी योर जॉब एज द मैनेजर टू रैंक देम। तीसरी बात, अगर कोई ऐसी आपको वीकनेस सवाल में नज़र आ रही है तो आप उसके बारे में ये भी मशवरा दे सकते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है कि हम इस वीकनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करें, या इस वीकनेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद अपने स्ट्रेंथ के अंदर चेंज कर लें। चौथा एंड मोस्ट कॉमन वन, इजिएस्ट वन, ये गलती नहीं है, ये एक मशवरा है कि प्लीज़ इन योर आंसर मैच योर स्ट्रेंथ विद द अपॉर्चुनिटीज इन द सेम क्वेश्चन। आपके आंसर की क्वालिटी एक स्टेप बढ़ जाएगी। बेसिक आंसर मत करें, ये ओए लेवल्स का एग्जाम नहीं है, सीए का एग्जाम है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सॉर्ट कर रहे हो पेपर में, यू हैव टू थिंक लाइक अ डायरेक्टर, सेठ की तरह आपने सोचना है। आपको छोटे ऑपरेशनल इश्यूज नहीं देखने, आपको विजन के तौर पे अंदाजा लगाना है, सिनेरियो प्लानिंग करनी है, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल थिंग्स दैट कुड हैपन। सो यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक, एंड व्हेन आई एम सेइंग यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक, देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर। आपको अंदाजा लगाना है क्या होने वाला है, तो इसमें सही गलत क्या हो सकता है, क्योंकि अंदाजे के केस में सबका अंदाजे का एक्यूरेसी रेट एक जैसा है, कोई भी एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इन 5 पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। ये 5 एग्जाम है कि अब जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आएंगे आपको काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू सो वेरी मच।